आज की चर्चा एक ऐसे अपराध पर है जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। हम कन्नड़ फिल्म स्टार्स उपेंद्र और प्रियंका उपेंद्र के फ़ोन हैकिंग मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है। नहीं, ये हम सबसे जुड़ी हुई है। हाँ, ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे डिजिटल दुनिया में हमारे करीबी रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। और यही बात इस केस को इतना जरूरी बना देती है। ये दिखाता है कि आज का अपराधी सिर्फ कोड नहीं तोड़ता, वो इंसानी मनोविज्ञान को तोड़ता है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज एक बड़े फ्रॉड में बदल गया, कानून क्या कहता है और हम सब के लिए इसमें सबक क्या है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मुझे ये मामला इसलिए इतना दिलचस्प लगता है क्योंकि ये शुरू बहुत ही मामूली तरीके से हुआ था। हाँ, बिल्कुल आम तरीके से। निसा दिन और प्रियंका उपेंद्र को एक मैसेज मिलता है जो एक ई-कॉमर्स डिलीवरी जैसा दिखता है, साथ में एक लिंक भी होता है। और यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। ये एक क्लासिक फिशिंग है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ लिंक पर क्लिक करवाना नहीं था। तो फिर क्या था? असली खेल था ओटीपी का, मतलब वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही प्रियंका ने वो ओटीपी शेयर किया, हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप का पूरा कंट्रोल ले लिया। ओह, यहाँ हैकर टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो एक झूठी अर्जेंसी बनाते हैं जिससे हमारा दिमाग सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। और एक बार जब वो डिजिटल दरवाजा टूट गया तो उन्होंने प्रियंका की सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल किया, उनके भरोसे का। बिल्कुल। उनके दोस्तों को, सहकर्मियों को, यहाँ तक कि उनके बेटे को इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगने के मैसेज भेजे गए। कुछ लोगों ने तो ये सोचकर कि वो एक दोस्त की मदद कर रहे हैं 55,000 रुपए तक ट्रांसफर कर दिए। ये सही में डरावना है। यहाँ धोखे की कई परतें हैं। पहले टेक्नोलॉजी से अकाउंट हैक किया, फिर सोशल इंजीनियरिंग से लोगों के भरोसे को तोड़ा। तो इससे एक सवाल और खड़ा होता है, जब अपराध इतना मल्टी लेयर्ड हो तो क्या हमारा कानून इसके लिए तैयार है? हाँ, कानून ने इस बारे में काफी सोचा है। देखिए, ये मामला कई कानूनों के तहत आता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट, उसकी धारा 66C, मतलब प्रियंका की डिजिटल पहचान चुराने के लिए। और धारा 66D, उनका भेस बदलकर उनके दोस्तों से ठगी करने के लिए। अच्छा, तो मतलब अकाउंट हैक करने का जुर्म अलग और उसके जरिए पैसों की ठगी करने का जुर्म अलग। एग्जैक्टली। और पैसों की धोखाधड़ी के लिए तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। जी बिल्कुल। कानून तो मजबूत लगता है, लेकिन असलियत में क्या होता है? क्या डिजिटल सबूत इकट्ठा करके बिहार में बैठे एक शख्स को पकड़ना आसान होता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर नामुमकिन नहीं। इस केस में बेंगलुरु पुलिस ने डिजिटल सबूतों का पीछा किया। कैसे? आईपी एड्रेस से लोकेशन मिली, बैंक खाते के लेनदेन को ट्रैक किया गया और फोन की लोकेशन ने उन्हें सीधा अपराधी तक पहुंचा दिया। बिहार में एक 25 साल का लड़का गिरफ्तार हुआ। तो डिजिटल अपराध अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। हमेशा। बस उन निशानों का पीछा करने के लिए लगन चाहिए। ठीक है, एक तरफ पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने का इंतजार तो नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले से एक आम इंसान को क्या सीखना चाहिए? देखिए, 3 सुनहरे नियम हैं। ओके। पहला, ओटीपी कभी शेयर ना करें। सोचिए, ओटीपी आपके डिजिटल घर की नहीं, उस तिजोरी की चाबी है जिसमें आपकी इज्जत और आपके रिश्ते बंद हैं। आप ये चाबी किसी को देंगे? कभी नहीं। दूसरा, हर अनजान लिंक पर शक करें, खासकर अगर वो कोई जल्दी या कोई लालच दिखा रहा हो। हैकर्स जानते हैं कि डर और लालच में इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। और तीसरा, अगर कुछ गलत हो भी जाए तो चुप ना बैठें, तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। शुरुआती कुछ घंटे बहुत जरूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका उपेंद्र का मामला हमें यही सिखाता है कि डिजिटल सुरक्षा अब कोई टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि एक जरूरी लाइफ स्किल है। बिल्कुल। ये पासवर्ड या सॉफ्टवेयर के बारे में उतना नहीं है जितना ये मानवीय मनोविज्ञान को समझने और सतर्क रहने के बारे में है। इस पूरी घटना में टेक्नोलॉजी से ज्यादा भरोसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। प्रियंका का उनके दोस्तों पर भरोसा और दोस्तों का प्रियंका पर भरोसा। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस डिजिटल युग में हम विश्वास और सावधानी के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, जहां हमारे रिश्ते भी ऑनलाइन हैं और जोखिम भी।